हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम क्या देख रहे थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दोनों जो लाइन था उसको हम क्या कर रहे थे, ग्राफ पेपर पर ड्रा कर रहे थे। वो दोनों लाइन फिर क्या हो रहा था, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा था और वह जो पॉइंट था वही हमारा क्या था, सॉल्यूशन था। मगर अगर वो जो पॉइंट कट कर रहा है वो इस तरह से आ जाए √3, √11, 3/11, 2/5, तो इस तरह के कोऑर्डिनेट को लोकेट करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो चूंकि इस तरह के कोऑर्डिनेट को लोकेट करना मुश्किल है, इसलिए हम अगर ऐसा कोऑर्डिनेट आए तो ग्राफिकल सॉल्यूशन आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें एल्जेब्रिक मेथड्स को पढ़ने की आवश्यकता है। तो देखते हैं एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हम सबसे पहले NCERT का एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है जिसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारा वो क्या है, 7x - 15y = 2, और जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, x + 2y = 3। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड, ऐसे नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक आइदर ऑफ द इक्वेशंस एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, यानी कि ये जो दो इक्वेशन है इनमें से हम किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं और उसमें से एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख देते हैं। तो इन दोनों में से आइदर यहाँ लिखा गया तो हम कौन लेंगे, तो ऐसे तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मगर जो ज़्यादा सूटेबल होगा उसे हम लेंगे, यानी कि जिसमें एक्सप्रेस करना एक वेरिएबल को दूसरे में ज़्यादा आसान हो उसी को हम उठाएंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस में ज़्यादा आसान है, तो ये हमें पता चलेगा प्रैक्टिस से। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को उठा लेते हैं। अभी 1 को भी उठा सकते थे, मगर चूंकि मुझे यहाँ पे 2 में ज़्यादा कन्वीनियंस दिख रहा है इसीलिए हम यहाँ से इक्वेशन 2 उठा लेते हैं। सो लेट अस टेक इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x + 2y = 3। तो यहाँ से लिख देते हैं x + 2y = 3। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि एक जो वेरिएबल है उसे दूसरे वेरिएबल के टर्म में हमें लिखना है, यानी कि x को हम, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठता है कि हम x को y के टर्म्स में लिखें या y को x के टर्म्स में लिखें। तो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, मगर जो आसान ज़्यादा जहाँ से पड़ेगा उसे हम करना प्रेफर करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ x + 2y = 3, तो अगर इसे लिखेंगे तो 2y = क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 - x, और y = वहाँ से फिर हो जाएगा 3 - x/2, यानी कि अगर हम y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो क्या लिखेंगे, y = 3 - x/2, और अगर यही हम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो क्या लिखेंगे हम, x = 3 - y। सो x = 3 - ये 2y। अब यहाँ आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ y जो आ रहा है 3 - x/2 है और यहाँ x जो आ रहा है 3 - 2y है। तो ज़्यादा आसान यहाँ से आपको क्या लग रहा है, ये सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला? तो ऑब्वियस है कि सेकेंड वाला ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये एक लाइन में इसमें डिवीजन का पंगा आ रहा है। तो ये दूसरा केस जो बना जिसमें हमने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है वो हमें ज़्यादा आसान लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे प्रेफर करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x = 3 - 2y। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। इसके ये तो हो गया यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि यहाँ से जो x का वैल्यू आया उसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम इसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने x का वैल्यू निकाला है 3 - 2y, ये हमने किसके हेल्प से निकाला है, इक्वेशन 2 के। तो चूंकि इक्वेशन 2 के हेल्प से हमने निकाला है x का वैल्यू 3 - 2y, इसीलिए हम वापस से सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में। यही अगर हमने इक्वेशन 1 के हेल्प से निकाला होता ये वैल्यू, तो हम किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 2 में। यानी कि जिस इक्वेशन से
हम ये वैल्यू निकालते हैं उसको छोड़ के जो दूसरा इक्वेशन होता है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें अब क्या करना है, इस वैल्यू को, एक्स के वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 7 इंटू, अब यहाँ क्या है x, तो x का जगह हम क्या लिख देंगे 3 माइनस 2y। सो 7 इंटू 3 माइनस 2y, उसके बाद है माइनस 15y, सो माइनस 15y एंड इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू 2। ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y और ये माइनस का 15y इक्वल टू 2 और ये माइनस 14y और माइनस 15y मिलकर बन जाएगा माइनस 29y माइनस 29y एंड डेट इज इक्वल टू, इधर 2 है और ये 21 इधर जाके माइनस होगा, तो 2 माइनस 21 क्या हो जाएगा, माइनस 19। तो यहाँ से फिर y इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस 19y माइनस 29 एंड डेट इज इक्वल टू y इक्वल टू 19/29। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 19/29। तो यहाँ से जब y की वैल्यू आ गई उसके बाद हम क्या करते हैं, अब y तो हमें निकल गया, हमें निकालना था टोटल x और y। अब हमें निकालना है क्या, x। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी कि y की जो वैल्यू आई उसे हम क्या करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन 3 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये y की जो वैल्यू आई 3, इसे हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से भी हमारा आंसर आ सकता है और इसे हम इक्वेशन 1 या 2 में से भी किसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 1 2 3 जिसमें भी आसान पड़ेगा उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ज़्यादातर केस में ये 3 वाले में ही सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है, आसान होता है। तो यहाँ x इक्वल टू 3 माइनस 2y है और इसी में हमें क्या करना है, y को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो x इक्वल टू क्या था हमारा, 3 माइनस 2y। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम y को, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू, और y हमारा क्या आया है 19/29। तो 3 माइनस 2 इंटू 19/29 हो गया ये। उसके बाद क्या लिखेंगे 3 माइनस, और ये 19 दूनी हो गया 38/29। और उसके बाद से फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से LCM आ जाएगा 29। तो यहाँ LCM लिख दिया हमने 29। उसके बाद यहाँ से कितने बार में 29 कटेगा, तो 29 टाइम्स, और 29 से फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 87। और माइनस का ये 29 से 29 एक बार में कटेगा, इसलिए 1 गुना 38, तो ये आ जाएगा 38। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 87 माइनस 38 ये हो जाएगा 49 और नीचे क्या है 29। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ गई 49/29। तब हमें x भी पता है और y भी पता है, हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 49/29 यहाँ से, और y इक्वल टू 19/29। तो हमारा x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार फिर से इसका रिकैप देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दोनों इक्वेशन दिया गया है उसे 1 और 2 नंबर दे देते हैं। तो यहाँ दे दिया गया है 1 और 2 नंबर, उसमें से दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाते हैं और उसमें से एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल में के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ हमने क्या उठाया है, इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन से यहाँ उठा के उसके बाद x इक्वल टू हमने क्या लिख दिया 3 माइनस 2y। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जो वैल्यू आती है हमारा एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म में, उसको क्या करते हैं, जिस इक्वेशन के हेल्प से इसको हमने निकाला है उसको छोड़ के जो दूसरा इक्वेशन बचता है उसमें क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ हो गया सब्स्टिट्यूट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y का या x का, दोनों में से किसी एक का वैल्यू आ जाएगा। और जो हमारा एक का वैल्यू आ गया उसको हम क्या कर देते हैं, फिर इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और जैसे ही इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से दूसरे वेरिएबल का हमारा वैल्यू आ जाएगा। और इस केस में हमने देखा कि x और y हमने कैसे निकाला। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि आज से 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी वो उस समय जो तुम्हारी उम्र थी उसका 7 गुना था। ऑल्सो वो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि आज से 3 साल बाद
जो मेरी उम्र होगी वो आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी उम्र होगी उसका 3 गुना होगा। ये 2 स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना है, इस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एस एंड डाउटर बी टी, यानी कि आफ्ताब की परसेंटेज हम मान लेते हैं एस और डाउटर की परसेंटेज हम मान लेते हैं टी। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो अभी हमने आफ्ताब की एज क्या मानी थी, एस। तो 7 साल बाद आज से आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, 7 साल पहले 7 ईयर्स अगो, तो आफ्ताब की एज हो जाएगी एस माइनस 7 और उसकी बेटी की उम्र क्या हो जाएगी, तो आज से 7 साल बाद 7 साल पहले अभी है टी, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा टी माइनस 7 ईयर्स। उसी तरह 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 7 साल के बाद, तो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, तो अभी एस है तो 3 साल बाद एस प्लस 3 और डॉटर की एज अभी टी है तो 3 साल बाद टी प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो क्या बोलता है आफ्ताब कि आज से 7 साल बाद, आज से 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी वो 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र थी उसका 7 गुना था। तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र एस माइनस 7 और 7 साल पहले उसकी बेटी की उम्र टी माइनस 7। तो क्या बोला है कि 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी उस समय जो तुम्हारी उम्र थी उसका 7 गुना था। सो एस माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू टी माइनस 7। उसी तरह ये क्या बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद जो मेरी उम्र है होगी वो आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी उम्र होगी उसका 3 गुना होगा, यानी कि ये जो है आफ्ताब वो क्या होगा, अपनी बेटी का 3 गुना होगा आज से 3 साल बाद। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या बन गया, तो एस प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अरेंज करके थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ से हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एस माइनस 7 टी इक्वल टू माइनस 42। तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और अगर इसे हम अरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, एस माइनस 3 टी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मिल गया हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से एक इक्वेशन उठाते हैं और उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख लेते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम इक्वेशन 2 उठा रहे हैं यहाँ। तो इक्वेशन 2 क्या है, एस माइनस 3 टी इक्वल टू 6। यहाँ से एस माइनस 3 टी इक्वल टू 6 को उठा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम एस को टी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस 3 टी इधर जाके बन जाएगा प्लस 3 टी। सो 3 टी प्लस 6 और ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ से एस का वैल्यू आया इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग एस इन 1। अच्छा, इसको 1 में क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस 3 को जो एस आया है, क्योंकि ये जो हमने लाया है इसका वैल्यू ये किसके हेल्प से लाया है, इक्वेशन 2 से। तो हम इसे वापस से 2 में नहीं रखेंगे, 2 को छोड़ के जो बचेगा उसमें रखेंगे। तो 2 को छोड़ के कौन बच रहा है, इक्वेशन फर्स्ट। तो एस की वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एस माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एस के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 टी प्लस 6 और माइनस 70 यहाँ से, तो माइनस 70 और इक्वल टू माइनस 42, तो इक्वल टू माइनस 42। तो यहाँ से क्या बन गया, 3 टी प्लस 6 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 42। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 3 टी और माइनस 70 ये मिलके क्या बन गया, माइनस 40 और इधर माइनस 42 और ये इधर से 6 जाके भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस 40 इक्वल टू माइनस 48, माइनस 42 और ये माइनस 6 मिलकर माइनस 48 बन जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 4 से 48 कितनी बार में कटेगा, तो 12 टाइम्स। तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हमारा 12। अब हम क्या करते हैं, ये जो टी आया इसे क्या कर देते हैं, इस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या पुट कर देते हैं। सो पुटिंग टी इन इक्वेशन 3, तो टी का वैल्यू क्या है 12 और इसे रखेंगे हम इक्वेशन 3 में। तो वहाँ से आ जाएगा हमारा एस। तो एस यहाँ से क्या है 3 टी प्लस 6, तो टी यहाँ रखते हैं। तो एस इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू टी प्लस 6। सो 3 इंटू और टी क्या है हमारा 12। सो 3 इंटू 12 प्लस 6 और ये 12 क्या हो गया 36 प्लस ये 6 यानी कि 42। सो एस की वैल्यू क्या आ गई 42। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि आफ्ताब के एज को हमने क्या माना था, तो आफ्ताब के एज को हमने माना था एस।
और आफ्ताब के एज को हमने एस माना था और एस की वैल्यू क्या आ गई 42, इसलिए आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा 42 ईयर्स। उसी तरह डाउटर के एज को हमने क्या माना था टी, और टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12, इसलिए डाउटर की एज क्या हो जाएगी 12 ईयर्स। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।